नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। अगर आपको आपके निवेश से एक नियमित आय चाहिए और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि आपका कॉर्पस जो है वो भी बचा रहे, सारे के सारे पैसे आपके एक साथ खत्म ना हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP के जरिए आपको हर महीने एक नियमित आय मिलती रहेगी और आपका जो बचा हुआ पैसा है वो भी बढ़ता रहेगा। तो आप जब चाहें तब अपने हिसाब से पैसे की निकासी बढ़ा और घटा सकते हैं, ये भी आपके पास सुविधा रहेगी। तो SWP जो ये है, ये कैसे काम करता है और SWP में पैसे को निकालने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन तमाम बातों को समझेंगे आज के हमारे इस शो में। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हेमंत सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो दर्शक जो नहीं जानते हैं SWP के बारे में, उन्हें बताइए कि ये क्या होता है बेसिकली SWP और ये कैसे काम करता है। जी स्मिता, बिल्कुल। आई थिंक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यहाँ पे की वर्ड है विड्रॉल। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ये समझना है कि हम बात कर रहे हैं पैसा निकालने की, और जाहिर सी बात है जब हम पैसा निकालने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा हमारे पास होना जरूरी है, वहीं से आप पैसा निकालेंगे। तो जैसे एक तरफ होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, यानी आपने जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है ओवर द ईयर्स, उसमें से आप पैसा निकालते हो। तो यहाँ पे दो स्टेजेस हैं। एक एक्यूमुलेशन स्टेज, जहां पे आप पैसा इकट्ठा करते हो, वो चाहे तो म्यूचुअल फंड में हो सकता है या वो कहीं पैसा आपका बैंक डिपॉजिट में या कहीं भी हो सकता है। तो वो एक लमसम आपको क्रिएट करना है। एक बार आपने वो लमसम क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत आप पैसा हर महीने निकाल सकते हैं। यानी क्या होता है कि आप जब पैसा जमा करते हो, मान लीजिए म्यूचुअल फंड के पास लमसम, मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए आपने जमा किया और आपको चाहिए कि आप हर महीने 25,000 रुपए की इनकम आपको चाहिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो फिर आप फंड को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप 25,000 रुपए, और ये इंस्ट्रक्शन या तो आप रकम में दोगे, अमाउंट में दोगे, या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स में दोगे। अमूमन जो है वो रकम में दी जाती है। तो आप कहेंगे कि हर महीने मुझे 25,000 रुपए निकाल के दे दीजिए। तो देखिए आपने क्या करेंगे, आप 50 लाख में से एक साल में आप 3 लाख रुपए बाहर निकालेंगे, जो आपके जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उसका 6% है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में रजिस्टर करके हर महीने इंश्योर किया अपने लिए कि आपको रेगुलर इनकम मिले, बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, रेगुलर इनकम के साथ साथ आपका पैसा ग्रो भी करता रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस फंड में आप पैसा लगाएं उसमें दो चीजें देखने की जरूरत है। एक तो रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस चाहिए, दूसरा ऑब्वियसली आपको इंश्योर करना है कि अगर मेरा विड्रॉल 5 या 6% है तो मेरी जो ग्रोथ है वो उससे ज्यादा हो। तो एक तरफ आप रेगुलर इनकम लेते हो, एक तरफ आपका पैसा जो आपने एक्यूमुलेट किया वो ग्रो करता जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में ये धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, मुझे लगता है आगे जाके, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज स्मिता उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर इनकम चाहिए वो ये होती है कि जितना पैसा चाहिए मुझे मिल रहा है कि नहीं, वो टैक्स एफिशिएंट तरीके से मुझे मिल रहा है कि नहीं, जब मैं चाहूँ मुझे मिल रहा है कि नहीं। वो सब प्रॉब्लम जो है वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो काफी हद तक इन्वेस्टर की रिजॉल्व करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझने के लिए कि जितना इंपॉर्टेंट है अपने पैसे को ग्रो करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है जानना कि टैक्स एफिशिएंट तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से आप पैसा कैसे निकालेंगे, और वही एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मनी गुरु शो के लिहाज से अगर आप देखें तो हम पर्सनल फाइनेंस में हर एक चीज़ पर बात करते हैं, चाहे उसमें FD ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास SWP जैसा ऑप्शन है तो फिर FD जैसे ऑप्शन को आप हो सकता है बाद में भी थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन SWP अगर आपके पास है तो शायद ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है आपके नियमित आय के लिए, जहां आपका कॉर्पस भी बढ़ता रहता है और आपके पैसे भी निकलते रहते हैं। अब पैसे कैसे निकल सकते हैं और ये नियमित आय कैसे बनी रहती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्वजीत जी, जो सबसे मेन फैक्टर है SWP का, वो यही कहता है ना कि आप थोड़े थोड़े पैसे निकाल भी सकते हैं और आपका जो बचा हुआ कॉर्पस है वो तो फिर अपने आप रिटर्न के हिसाब से बढ़ता रहता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है कि किसी को नियमित आय भी मिलता रहे और साथ में उसका एक रिटायरमेंट फंड भी जमा रहे? देखिए, बिल्कुल, जब आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके पास 2-3 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं जो उसने जोड़े हैं अपने जो वो जॉब कर रहा था, और उसको हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, चाहे उसने SIP से जोड़ा या उसको PF में मिला। अब अगर वो पैसा वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उनको सारा पैसा इकट्ठा तो खर्च नहीं करना है, उनको कुछ रेगुलर खर्चे के लिए पैसा चाहिए। जैसे कि जो सैलरी चेक आती थी, अब ये रेगुलर इनकम के लिए उनको एक SWP ऑप्शन मिल गया है, जहाँ पे
वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना पैसा विड्रॉ करना है हर महीने, उनका खर्च कितना है। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपका पैसा आपने जो निवेश किया है वो कितना पोटेंशियल रिटर्न दे सकता है। मान लीजिए इक्विटी में है तो 12-13% का रिटर्न है, हाइब्रिड फंड में है तो हम 10-11% का रिटर्न लेके चलते हैं। तो अगर 10-11% का रिटर्न आपको मिल रहा है और आप 5-6% विड्रॉ करते हैं, देखिए जो क्लासिक यूएस का एग्जाम्पल है वो तो है 4% विड्रॉल रेट, बट इंडिया में क्योंकि महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो 4 से 6% की रेंज में अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो 10% से ग्रो कर रहा है, 6% से आप विड्रॉ कर रहे हैं तो पैसा ग्रो भी कर रहा है और आपके जो रेगुलर खर्चे हैं वो भी आराम से निकल रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका कॉर्पस कम नहीं होगा और आपको जो खर्च है वो आपका आराम से चलता रहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जितना आप ज़्यादा विड्रॉल रेट करेंगे, मान लीजिए आपने 9-10% कर दिया, तो क्या होता है कि पैसा 10% से ग्रो कर रहा है और मान लीजिए इक्विटी बाजार में है तो जरूरी नहीं है हर साल आपको नियमित 10-11% रिटर्न मिलती रहेगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 6-7% रिटर्न मिले तो वो आपको लॉस दे सकता है। तो इसलिए कहा जाता है 4 से 6% की रेंज में अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो महंगाई को भी बीट कर पाएंगे जो 5-6% की है। क्योंकि आज आपका खर्च मान लीजिए 50,000 रुपये है, लेकिन एक साल बाद 5-6% का इन्फ्लेशन लगाए तो 55-56 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लेशन भी बीट कर रहे हैं और आपका कॉर्पस भी ग्रो कर रहा है। अगर आप रेंज में रहते हैं 4 से 6% के, ज़्यादा विड्रॉ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क हो जाता है आपका कॉर्पस कम होने का और कहीं ना कहीं आपका पैसा खत्म होने का। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी रेंज में विड्रॉ करें जिस रेंज से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। दूसरा, ये जो पैसा विड्रॉ होता है स्मिता जी, इसका बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल से विड्रॉ होता है। मान लीजिए पैसा आपने 20 साल पहले से आप निवेश करते आ रहे हैं तो जो यूनिट्स 20 साल पहले आपने स्टार्ट किया था निवेश करना, पहले वो यूनिट्स विड्रॉ होंगी, रिडीम होंगी, तो आपका जो कैपिटल गेन बनेगा वो भी उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से बनेगा। तो सबसे बेहतरीन विकल्प जो मुझे लगता है एसडब्ल्यूपी में और फिक्स्ड डिपॉजिट में जो नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल है आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल गेन पे ही टैक्स दे रहे हैं जो पुराना आपका पैसा जुड़ा हुआ उसके हिसाब से। तो आपको टैक्स एफिशिएंसी मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है और अगर आप रेंज में रहते हैं तो आपका कॉर्पस भी ग्रो होता रहेगा। तो टैक्स का जो आप यहाँ पर देखते हैं वो भी बहुत सिंपल होता है आपके लिए, तो उस लिहाज से भी ये बेहतर है जैसा कि आपने हम यहाँ पर बताया एलटीसीजी के हिसाब से। लेकिन अब एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो हेमंत जी ये कि एक मुश्त और एसडब्ल्यूपी, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या ये दोनों एक ही हैं और ये किस तरीके से अलग अलग हैं, तो इसमें फ़र्क क्या होता है ये आप समझाइए। स्मिता देखिए, है तो दोनों विड्रॉल। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जो कीवर्ड है वो विड्रॉल है, यहाँ पे कीवर्ड है सिस्टमैटिक। अगर आपका पर्पस ये है कि आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सिस्टमैटिकली आपको पैसा निकालना चाहिए, ना कि लमसम। लमसम का मतलब क्या है, आप रिडीम कर सकते हो। अब देखिए उसके नुकसान क्या है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल में हमने कहा था कि मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए है और आपको 25,000 रुपये हर महीने निकालना है, तो आपने एक साल में 3 लाख रुपए निकाला। वही अगर आप लमसम इन्वेस्ट विड्रॉल कर लेते हैं साल की शुरुआत में, तो 3 लाख आपने निकाल लिया, तो क्या होगा, जो आपको इसके जो बाकी पैसे थे, जैसे पहले महीने में आपने 25 निकाला, अगले महीने 25 निकाला, तो ओवर द ईयर आपने 3 लाख रुपए निकाला, तो उस पे भी आपको ग्रोथ मिल रही थी। जब आप लमसम कर लेंगे तो आपको उसके ऊपर ग्रोथ नहीं मिलेगी। दूसरी बात, सारा का सारा पैसा एक ही मार्केट लेवल पे जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप पूरा लमसम पैसा निकाल लेते हो, बैंक में रखते हो, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होगा, आपने निकाला तो अपनी रेगुलर इनकम के लिए है, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि चलिए बैंक में पैसा पड़ा, कुछ निकाल लेते हैं, कहीं और खर्चा हो जाएगा। तो एक ही लेवल पे निकालना, सिस्टमैटिकली नहीं निकालना, हमेशा नुकसानदायक है। इसका पर्पस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का है आपके लिए रेगुलर इनकम जनरेट करना। तो उसको आप हर महीने या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रेगुलरिटी से आप अपना पैसा निकालिए। एक तो ये हो गया। अगर हम बात करें उसको, अब हमें अगर कंपैरिजन करना मान लीजिए डिविडेंड से, उसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा और कितना मिलेगा। तो मान लीजिए आप डिविडेंड के ऊपर डिपेंड करते हो अपनी रेगुलर इनकम के लिए, तो ये पॉसिबल है कि किसी महीने में आपको इनकम डिविडेंड ना मिले, किसी महीने में बहुत कम मिले। तो वो जो अनसर्टेनिटी है डिविडेंड के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको बेचैन करेगी। जबकि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में, क्योंकि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कितना पैसा मिलना है, तो आपको मिलना है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 20 या 30% में मान लीजिए, तो जो डिविडेंड इनकम है
वो आपकी इनकम में ऐड होती है, तो और उसी रेट पे वो टैक्स होगी। उसके सामने अगर हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करते हैं तो जो सिर्फ कैपिटल गेन है उस पे आपको टैक्स देना है, और वो भी अगर आप मान लीजिए इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड में है तो 1.25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। तो देखिए टैक्स इंसिडेंस बहुत कम है, ग्रोथ आपकी अच्छी है, रेगुलर इनकम से आपको जो पैसा निकाल रहे हैं उसके ऊपर भी ग्रोथ मिलती है। तो मेरा ये मानना है क्योंकि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रेगुलर इनकम करने का है तो आप उसको उसी हिसाब से निकालिए, और ये कहीं बेहतर ऑप्शन है डिविडेंड से। एक चीज़ जो विश्वजीत जी मैं चाहूँगी आप समझाइए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक लंबा टाइम आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ता है तब आप एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं, और अगर आप 4 से 5% ही निकाल सकते हैं जो कि एक आइडियल एक तरीके से एग्जिट है एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालने का, तो इसके लिए चाहिए कि आपका कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो, तभी जाके आपके जो महीने के खर्च हैं वो पूरे हो सकेंगे। आप किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट की सलाह देंगे? एसडब्ल्यूपी से पैसा निकालने से पहले आपको क्या बहुत एग्रेसिव अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो रखना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि अगर आप यंग एज में हैं और आपने एसआईपी शुरू कर दिया है तो मेरे हिसाब से मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई 20,000 रुपए की स्मिता जी एसआईपी करता है और 30 साल के लिए करता है तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस करीब 6-7 करोड़ का कॉर्पस वहां पे जुड़ जाता है। अब अगले 20 साल तक जब आप 60 साल से रिटायर होंगे 80 साल तक आप 2 लाख 2.25 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हुई एसआईपी ने आपने कॉर्पस बनाया, एसडब्ल्यूपी से आपने इंजॉय किया, जो पैसा आपने जोड़ा उसको आपने इंजॉय किया 20 साल तक, 2-2.5 लाख रुपए आप हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। और 20 साल जब एसडब्ल्यूपी कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी आपके पास 25-30 करोड़ रुपया जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो पैसा जो है आप धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं, वो इन्वेस्टेड है मार्केट में और उस पर रिटर्न जुड़ती जा रही है। तो अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे और वहां से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं जब आपको रेगुलर इनकम चाहिए, और वो पैसा क्योंकि आपने इकट्ठा एक मुश्त नहीं निकाला तो वो पैसा भी निवेशित है बाजार में और वो रिटर्न्स ऐड होते जा रहे हैं। तो एक और बड़ा कॉर्पस जो आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट छोड़ के जा सकते हैं। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल है कि आप एसआईपी से कैसे आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो इसको कहते हैं एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी पावर। तो एसआईपी से आपने कॉर्पस बनाया, आपने ईपीएफ लिया, आपने ईपीएफ में भी जोड़ा, जो भी कॉर्पस आपका जोड़ा वहां से आपने एसडब्ल्यूपी किया 20, 25, 30 साल जितने भी आप चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो पैसा निवेशित है तो आपको एक बड़ा कॉर्पस भी एंड में मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो आने वाले समय में काफी मेरे को लगता है पॉपुलर होगी, क्योंकि ज्यादातर रिटायरीज इसके ऊपर निर्भर होने वाले हैं। ओके हेमंत जी, आप क्या ऐसा मानते हैं, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद एक ऐसा फेज होता है जहां पर आपकी जो मूलधन है जो आपका वो बहुत ही सेफ होना चाहिए, आपकी पूंजी हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए, और इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन लोगों को एफडी लगता है, क्योंकि उनको लगता है वहां तो एक गारंटेड रिटर्न उनको हमेशा मिलता रहेगा। क्या आपको अगर किसी रिटायर होने वाले पर्सन को या रिटायर हो चुके पर्सन को सजेशन देना हो तो एक नियमित आय के लिए आप उसको एफडी का बेहतर ऑप्शन मानेंगे उसके लिए, या फिर आप एसडब्ल्यूपी का सजेशन देंगे? स्मिता देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि रिटायरमेंट एक ऐसी स्टेज है जब आपके खर्चे कम बंद नहीं होते हैं लेकिन आपकी इनकम जो है बंद हो जाती है। तो ऑब्वियसली कैपिटल सेफ्टी के ऊपर थोड़ा ध्यान होना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ दो तरह के रिस्क हैं। एक तो रिस्क है कि आपकी कैपिटल कम ना हो, दूसरा रिस्क जो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा रिस्क है इवन आफ्टर रिटायरमेंट, वो है इन्फ्लेशन का रिस्क, क्योंकि जो महंगाई है वो आपके खर्चों को बढ़ाती रहेगी। अगर आप जब एफडी में पैसा लगाते हो तो आपको मान लीजिए 6% का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है वहां पे, जो वो भी टैक्सेबल है, 6 या 7% डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे आप किस समय पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, वो शुरुआत में पर्याप्त हो सकता है आपके खर्चों को पूरा करने के लिए, लेकिन हर साल जो इन्फ्लेशन 6-7% से जो बढ़ेगा वो पैसा कहां से आए? वो पैसे के लिए आपने कोई भी इंतजाम नहीं किए। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं इवन आफ्टर रिटायरमेंट आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए। तो कैपिटल सेफ्टी भी मैं आपको बताता हूं, अगर आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हो जो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं ओवर ए लॉन्गर टर्म, उसमें कैपिटल का इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता है। तो ये सोचना कि हमें क्योंकि वॉलेटिलिटी है इसलिए हमारा कैपिटल लॉस होगा, आई थिंक वो सोचना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी एफडी आपके पोर्टफोलियो में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर उस माइंडसेट से हैं इतने सालों तक अगर आपने मार्केट लिंक में इन्वेस्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर होगा। लेकिन ये जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो या वो इक्विटी फंड हो, मेनली हाइब्रिड फंड, वो आपके पोर्टफोलियो में किसी भी रिटायर्ड पर्सन के पोर्टफोलियो में होने जरूरी है इनकम जनरेट करने के लिए। हमने एग्जाम्पल में बात किया कि अगर आपको 10, 11, 12% का रिटर्न मिलता है
और अगर आप 5-6% भी निकालते हो तो आप सोचिए आपकी रेगुलर इनकम तो पूरी हो ही रही है, जो जितनी आपको जरूरत है। आगे जो इन्फ्लेशन से आपके खर्चे बढ़ेंगे वो एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट वो इंश्योर करता है, क्योंकि उसमें रिटर्न में और जो आप विड्रॉल कर रहे हैं दोनों के अंदर एक गैप है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएं, चाहे वो सीनियर सिटीजन स्कीम हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, लेकिन साथ में ये वाले प्रोडक्ट मुझे लगता है एक सही मात्रा में उन्हें बहुत ही जरूरी है। और ओवर ए लॉन्गर टर्म जो जो कैपिटल रिस्क जो हमें दिखता है वो एक्चुअल सही माने में वो नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा शामिल करें। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पूरी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी एसडब्ल्यूपी की बताई और साथ में ये भी बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो एक नियमित आय अपनी ज़िंदगी में हमेशा चाहता है, और बहुत ही सहूलियत भरी ये चीज़ भी है जिसे उसे ज़रूर आजमाना चाहिए। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज हम मनी गुरु में कुछ कॉलर्स के सवाल भी करेंगे शामिल। ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और आज मनी गुरु में हम कर रहे हैं कुछ व्यूवर्स के जो क्वेश्चंस हमें मेल के जरिए आते हैं उन्हें शामिल। तो पहला जो सवाल हमारे पास इस वक्त आया है वो मनीष सिंह का आया है। मैं चाहूंगी पराशर जी आप इस सवाल को सुने। तो 4 म्यूचुअल फंड में अभी निवेश इनका जारी है। कितना निवेश कर रहे हैं ये अमाउंट नहीं लिखा है, लेकिन उनका नाम लिखा है जिन फंड्स में ये निवेश करते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड हमारे पास है, और हमारे साथ मनीष बल्कि जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मनीष जी आपने अपना सवाल हमें भेजा है जिसमें आपने ये बताया कि आप 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपने वो अमाउंट नहीं बताया कि आप कितना निवेश करते हैं इन चारों म्यूचुअल फंड्स में। यस मैम, उसमें मंथली 5000 का है। 5000 पर फंड आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? यस मैम। ओके, और कोई सवाल आपके? नहीं मैम, ये पूछ रहे हैं क्या ये तीनों इक्वल है और मतलब सही है क्या ये तीनों? अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा होराइजन 10 इयर्स का है। ओके, बताइए क्या करें ये पराशर जी, सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये? जी मनीष जी, आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया, काफ़ी डाइवर्सिफाइड फंड्स है आपके पास। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है जो कि टॉप क्वार्टाइल फंड है। इसके अलावा HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है जो कि एवरग्रीन, हम काफ़ी बार अक्सर इस फंड का जिक्र भी करते हैं। और आपके पास HDFC स्मॉल कैप है और SBI का क्रेडिट रिस्क फंड है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में तो आपका डाइवर्सिफिकेशन है, AMCs भी अच्छी हैं, फंड्स भी अच्छे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक SBI का क्रेडिट रिस्क फंड ले रखा है जो डेट फंड कैटेगरी में आता है, जहाँ पे जो फंड मैनेजर्स हैं वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जो थोड़ा सा टॉप रेटेड नहीं होते हैं, ऐसे AA सिक्योरिटीज़ में रेटेड करते हैं, और ताकि उनको थोड़ा ज़्यादा यील्ड मिल सके। लेकिन डेट फंड तो डेट फंड ही है, तो यहाँ पे जो रिटर्न रहेगी वो 6 से 9% के रेंज में ही रहेगी। और अगर आपका, क्योंकि आपने बोला कि 10 वर्ष का टाइम होराइजन है, तो मेरे हिसाब से आपको शायद इस फंड की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी जगह इसी AMC का, SBI का ही कोई और फंड ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉन्ट्रा फंड, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है ही आपके पास, एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। करीब 20,000 की SIP आप कर रहे हैं तो 15 वर्ष में ये 1 करोड़ बन जाएगा। इस तरीके से आप निवेश करें और कोशिश करें अपनी SIP में स्टेप अप भी करते रहें ताकि और बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाए। तो थोड़ा सा बदलाव, लेकिन एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, HDFC का स्मॉल कैप फंड काफ़ी बड़ी AMC है, काफ़ी अच्छा फंड है, लेकिन आप चाहें तो इससे बेहतरीन फंड्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप बंधन का स्मॉल कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं इन केस आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ब्रॉडली पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड। ओके, चलिए, तो ये आपको सलाह है यहाँ पर पराशर जी की। आई होप आपको इस सलाह से काफ़ी फ़ायदा आगे होगा। हमारे साथ एक और कॉलर वेदांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेदांत जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा है जिसमें आपने ये बताया कि आप 10,000 की SIP करते हैं और साथ में ये भी बताया कि 5 फंड में आपका निवेश जारी है। आपने फंड के नाम मेंशन नहीं किए हैं कि आप किन किन फंड में निवेश कर रहे हैं। मैम, इसमें निवेश नहीं किया है, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसी के बारे में पूछने जाते। ओके, हेमंत जी, करना चाहिए इनको? 10,000 की SIP की चाहत है इनकी इन्वेस्ट करने की 5 फंड में। उनके फंड भी उन्होंने कैटेगरी भी बता दी है कि मिड में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, गोल्ड सिल्वर चाहिए और ग्लोबल भी चाहिए। क्या सलाह देंगे आप इनको? जी स्मिता, देखिए 30 ईयर ओल्ड है वेदांत, ऑब्वियसली SIP शुरू करना चाहते हैं, तो आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि जब आप SIP शुरुआत करते हैं तो अपनी इंश्योर कीजिए कि आप जो डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज हैं उनके अंदर आप इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है ब्रॉडली जो उन्होंने कैटेगरीज चुनी है वो बिल्कुल सही है। 1-2 चीज़ें मैं इनको कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि वो एक गोल्ड फंड और एक सिल्वर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए आप। मुझे लगता है वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगी।
क्योंकि उसमें क्या है, आपको गोल्ड भी मिलेगा, आपको सिल्वर भी मिलेगा, आपको इक्विटी मिलेगा, आपको डेट मिलेगा। तो आई थिंक फंड मैनेजर जिस तरीके से डिफरेंट एसेट क्लासेस बिहेव कर रही है उसके हिसाब से वो उसको चेंज करेगी, जो एज एन इन्वेस्टर आपको करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो आप कर सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है आप चाहिए तो कोटक का जो मल्टी एसेट है वो फंड देख सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और स्मॉल कैप दोनों होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे दो फंड हैं, जैसे HSBC मिड कैप हो गया और बंधन स्मॉल कैप। आई थिंक बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सीलेंट पोर्टफोलियो, किसी भी निवेशक के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये होने की क्षमता इन दोनों फंड्स के अंदर है। तो वो आप देख लीजिए। एक ग्लोबल फंड, बिल्कुल आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल फंड होना जरूरी है, लेकिन अभी एक तो इनका निवेश छोटा है, नया शुरुआत कर रहे हैं। तो आगे की स्टेज में जाके आप ग्लोबल फंड को चाहे तो आप शामिल कर सकते हैं, बट इस समय भी तो आप डोमेस्टिक मार्केट पे ही ध्यान दीजिए। तो हमने देखा एक मल्टी एसेट फंड, एक मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड, और मे भी एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं आप। तो ये 3 या 4 कैटेगरी रखिए आप। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये अभी आप शुरुआत करें 10,000 से और आगे जाके अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो इन्हीं फंड में आप बढ़ाइए, आपको फिर से और नए फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिलहाल आपको काफ़ी अच्छा सजेशन यहाँ पर हेमंत जी की तरफ से दिया गया, जिसको आप अपनाएंगे और फिर आपका जो निवेश है उसमें आप काफ़ी और सफलता पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। हेमंत सर, थैंक यू सो मच पराशर जी हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।